हेलो छात्रों, आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के 2025 के पेपर को आज हल करने वाले हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। अब हम लोग इस पेपर को हल करेंगे, देखेंगे कि 2025 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उनको किस प्रकार से हल किए जा सकते थे। समझ में आया कि नहीं है? 2025 में जो कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हो, कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, यह एक कोई त्रिभुज है। कह रहा है कि त्रिभुज में दो कोण क्या है, असमान है। मान लीजिए कि यह 5 है तो यह 6 होगा, सपोज दैट। तो छोटा कोण के सामने की भुजा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोण अगर असमान है, अगर कोण क्या है, असमान है, क्या है, असमान है, तो बड़े और छोटे कोण के सामने की भुजा जो होती है कैसी होती है, वह छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे इस विकल्प को। देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि योग का तत्समक अवयव है। तो देखिए योग का तत्समक अवयव वह होता है जो किसी संख्या में, क्या है, किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कि यह 5 है, इस 5 में हम क्या जोड़ दें कि वह फिर 5 ही आ जाए। तो अगर हम 5 में 0 जोड़ देंगे तो वह 5 आ जाएगा। यदि हम 5 में 1 भी जोड़ देंगे, अगर मान लो 1 जोड़ देंगे तो वह क्या हो गया, 6 हो गया। अगर हम इसमें -1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन वही संख्या प्राप्त नहीं होगी, इसलिए यह पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प भी गलत है, तीसरा विकल्प क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं है? अगला जो है प्रश्न है, वह प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 5x(y² में यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बोल दिया है, तो यक्स को छोड़कर बाकी सभी लोग क्या हैं, वह क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे, चाहे वो चर हो या अचर हो। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो यक्स को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 5x(y² है। तो अब यहाँ में क्या है, 5 को हटा दें, तो 5 को हटा दिए तो हमने पाया क्या कि 5y² बचा। तो यही हो जाएगा। ये 5 तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा का जो है सही हो गया और बाकी सब विकल्प क्या हो गए, गलत हो गए। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दे तो आप तुरंत जो है, अगर y का पूछा होता तो आप y को इसी प्रकार से बता लेते। समझ में आया कि नहीं है? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या में -1 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो यह बोला है कि हमको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमको 10 में 10 का हमको क्या पता करना है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, -1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हो गया क्या, 10, वो भी किस में, माइनस में। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पर बोला है, हमने क्या किया है, -1 का गुणा किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0 से गुणा करना होगा, नहीं 0 से गुणा नहीं करना होगा। 1 से करना होगा, नहीं 1 से भी गुणा नहीं करना होगा। बारी है किसकी, -1 की। तो हाँ, हमें -1 का गुणा करना होता है जब किसी संख्या का, किसी पूर्णांक का क्या करना होता है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, -1 का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या 6/-5, और यहां पर लिख भी दे रहा हूं, 6/-5 और -7/6 और -7/-6। अब यह कह रहा है कि में कौन बड़ी है,
इसमें यह बड़ी है संख्या कि यह संख्या बड़ी है कि यह परिमेय संख्या बड़ी है। तो इन परिमेय संख्या में से बड़ी संख्या छांटने के लिए यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। माइनस जो होता है, जो प्लस जो होता है माइनस से सदैव बड़ा होता है। तो यहाँ से हम स्वयं सीधे सीधे छाट सकते थे। कैसे कि यह वाला माइनस जो है, यह वाला माइनस हटेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रह गया, मतलब कि यह हो गया -6/5। तो यह माइनस तो सेम उसी प्रकार से रह गया, हटा तो नहीं। यह क्या है -7/6, ये भी नहीं हटा। लेकिन यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, यह किस में हो गया, यह 7/6 प्लस में आ गया ना, यह किस में आ गया, प्लस में आ गया। यहाँ पर माइनस नहीं है। तो हम क्या जानते हैं कि प्लस जो होता है माइनस से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 जो है माइनस में है और यहाँ पर जो है 0.00001 है, तो कौन बड़ा है, यही बड़ा हो जाएगा क्योंकि यह माइनस में है और यह प्लस में है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर यह तो क्या है, इससे यह नहीं बड़ा है, यह नहीं बड़ा है, यही वाला बड़ा है। तो यह तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तीनों प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ समझने के लिए। यह प्रश्न जो बोल रहा था कि यदि त्रिभुज में दो कोण असमान हो, कोई त्रिभुज है जिसमें दो कोण असमान हो, तो ये जान लो चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, उन कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह सदैव कैसी होती है, सदैव छोटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि योग का तत्समक अवयव जब भी हमको ज्ञात करना होता है तो वह उसमें हम जो है क्या करते हैं, शून्य जोड़ते हैं। क्योंकि जो योग का तत्समक अवयव वह होता है कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाए, तो उसमें हम शून्य जोड़ते हैं। यह बोला है कि 5xy² में यक्ष का गुणांक बताइए। तो यक्ष का गुणांक क्या होगा, 5y² होगा। प्रश्न नंबर जो है 4 बता रहा है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। उसमें किसका गुणा किया जाता है, -1 का गुणा किया जाता है। समझ में कि नहीं आया? उसमें -1 का गुणा किया जाता है, तब हम वह जो पूर्णांक है उसका हम लोग योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। समझ में कि नहीं आया? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसमें बोला है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि परिमेय संख्या फला 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 में कौन बड़ी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने की ये दो, या माइनसर आ गया, यह भी माइनसर आ गया, यह माइनस माइनस प्लस हो गया। तो प्लस सदैव बड़ा होता है, इसलिए हमने तीसरे नंबर को मार दिया। हमने गुणा भाग करने की जरूरत नहीं थी। तो गुणा भाग करने के लिए कई प्रकार से, तो या तो इसका भाग करके पता किए होते हैं, इसका भाग करके पता किए होते हैं, या तो इसका सबसे पहले सभी का हर बराबर किए होते, उससे पता किए होते हैं। लेकिन हमको आसान लगा क्या कि यह जो माइनस को बराबर कर लेंगे तो देखेंगे कि कौन प्लस है कौन माइनस, उसी से सिद्ध कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि वह प्रश्न नंबर 6 किस प्रकार से आया हुआ है।